हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा रिएक्ट जेएस कोर्स से रिलेटेड 23 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं यूज कॉल बैक हुक। देखिए, इस वीडियो से पहले भी हम कई हुक्स कवर कर चुके हैं, जैसे यूज स्टेट, यूज रेफ, यूज इफेक्ट इवेंट, यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज रिड्यूसर और यूज मेमो। इस वीडियो के अंदर जो नया हुक कवर करने वाले हैं उसका नाम है यूज कॉल बैक। देखिए, जो ये नया हुक है जिसका नाम है यूज कॉल बैक, ये काफी हद तक सिमिलर है जो हमने पिछली वीडियो में हुक कवर किया था जिसका नाम था यूज मेमो। हम यूज मेमो में क्या करते थे, हम एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करते थे किसी फंक्शन के अंदर और उसको बाद में मेमोराइज कर देते थे। मतलब कि यूज मेमो वैल्यूज को मेमोराइज करता था, मगर यहाँ पर जो हमारा यूज कॉल बैक नाम का हुक है ये पूरे के पूरे फंक्शन को ही मेमोराइज करता है, मतलब कि उसको स्टोर करके रख लेता है। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। देखिए, जो ये हमारा हुक है यूज कॉल बैक, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले एक प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये उसी प्रॉब्लम का ही सोल्यूशन है। मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक कंपोनेंट है। अब आपको मालूम है कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अब कंपोनेंट हमेशा कुछ ना कुछ HTML रिटर्न करता है, तो हमारा ये कंपोनेंट क्या कर रहा है, ये एक बटन रिटर्न कर रहा है जिसके क्लिक पर, मतलब कि यहाँ पर एक क्लिक इवेंट लगा हुआ है, टेस्ट नाम का एक फंक्शन कॉल हो रहा है जो मैंने इसी कंपोनेंट के अंदर बनाया हुआ। अब होता क्या है, जब फर्स्ट टाइम ये कंपोनेंट लोड होता है तो ये फंक्शन भी यहाँ पर क्रिएट होता है। इसको मैं बाद में यहाँ पर जाकर कॉल कर लेता हूँ। अगर मान लेते कि हमारे कंपोनेंट को कहीं किसी वजह से यहाँ पर री रेंडर होना पड़ रहा है, मान लेते कि अगर हम इसमें प्रॉप्स यूज कर रहे हैं या फिर स्टेट वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक स्टेट वेरिएबल बनाया काउंटर नाम से, ये इसका सेटर फंक्शन है, सेटर काउंटर, जो यूज स्टेट को यूज कर रहा है। अब होता क्या है, फ्यूचर में अगर हम यहाँ पर काउंटर की अगर वैल्यू को चेंज करते हैं, जो कि स्टार्टिंग वैल्यू है 0, तब आपको मालूम है जब भी हम किसी स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करते हैं तो पूरा का पूरा कंपोनेंट जो है री रेंडर होता है, मतलब रीलोड होता है। तो रीलोड होने के टाइम पे क्या होगा, ये फंक्शन दोबारा से क्रिएट होगा और दोबारा से हम ये HTML रिटर्न करेंगे। अब देखिए, HTML तो रिटर्न होती है हर बार, मगर मैं जो ये फंक्शन बना रखा है इसको दोबारा से क्रिएट नहीं करवाना चाहता, क्योंकि इस फंक्शन का काउंटर से कुछ लेना देना नहीं है। मान लीजिए इसमें कोड जो है वो 10 लाइनों का कोड है या 20 लाइनों का या फिर 50 लाइनों का, तो 50 लाइनों का जो कोड है वो अननेसेसरली लोड हो रहा है, मतलब कि बार बार क्रिएट हो रहा है जब जब हम काउंटर की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो यही है एक मेन प्रॉब्लम। अब मान लेते हैं कि इसके अंदर हम, जो ये मेरा मेन कंपोनेंट है, इसका कोई चाइल्ड कंपोनेंट भी है जिसके अंदर हम इस फंक्शन को एज ए रेफरेंस पास कर रहे हैं कुछ इस तरह से। मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक चाइल्ड नाम का कंपोनेंट है और यहाँ पर मैंने एक प्रॉप बनाया क्लिक नाम से, जिसके अंदर पूरा का पूरा जो टेस्ट फंक्शन है उसी को एज ए रेफरेंस पास कर दिया। अब होगा क्या, जब भी हम काउंटर की वैल्यू को चेंज करेंगे तो सबसे पहले एक तो परफॉर्मेंस यहाँ पे कम हो रही है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो 50 लाइनों का कोड है, जितना मर्जी लाइनों का कोड हो सकता है, वो दोबारा से क्रिएट हो रहा है। दूसरा, जो हम यहाँ पर चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल कर रहे हैं उसमें भी यही फंक्शन पास कर रहे हैं, तो चाइल्ड कंपोनेंट भी अननेसेसरली दोबारा से री रेंडर होगा, क्योंकि आपको मालूम है जब भी पेरेंट कंपोनेंट को हम रिलोड करते हैं तो उसके अंदर जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट्स होते हैं वो भी री रेंडर होते हैं, मतलब रीलोड हो जाते हैं। तो इससे बैड इफेक्ट क्या पड़ता है हमारी वेबसाइट पे, देखिए जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि बार बार कंपोनेंट्स लोड होने से जो CPU पावर है वो भी काफी ज्यादा यूज होती है कंप्यूटर की, जिससे वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है वो काफी लो होती रहती है। तो इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हमारे पास यहाँ पर रिएक्ट में हुक आता है जिसे हम कहते हैं यूज कॉल बैक। यूज कॉल बैक में होता क्या है, बेसिकली हम जो ये मेन फंक्शन है इसके अंदर का जो सारा कोड है वो हम पास कर देते हैं यूज कॉल बैक के अंदर और ये उसको मेमोराइज कर लेता है। इसका मेन काम ही यही होता है कि ये फंक्शन को मेमोराइज करता है, मतलब कि उनको अपने अंदर स्टोर कर लेता है। अब जब कभी भी यहाँ पर हमारा ये कंपोनेंट रीलोड होगा, मतलब कि री रेंडर होगा, तो ये वाला जो पार्ट है ये री रेंडर नहीं होगा, क्योंकि ये हमने बनाया होगा यूज कॉल बैक की हेल्प से। तो वो जो मेमोरी के अंदर सारा कोड स्टोर है वही दोबारा से ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है। और यहाँ पर एक बेनिफिट और भी होता है कि जो ये चाइल्ड कंपोनेंट है ये भी रीलोड नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर भी हम टेस्ट यूज कर रहे हैं और इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसके लिए हम कुछ इस तरह से फंक्शन बनाएंगे। देखिए, जो ये फंक्शन हम पहले बना रहे थे इसको अब हम इस तरह से एरो फंक्शन की शेप में बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर बनाया टेस्ट, उसके बाद हम इसके अंदर यूज करेंगे यूज कॉल बैक हुक। अब जो यूज कॉल बैक हुक होता है इसके अंदर आते हैं 2 पैरामीटर्स। सबसे पहला पैरामीटर होता है हमारा फंक्शन, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एरो फंक्शन बना लिया और इसके अंदर वही एग्जैक्ट कोड दे देंगे जैसा हमने कोड यहाँ पर डालना था, वही कोड अब हमारा यहाँ पर आ जाएगा और यूज कॉल बैक क्या करेगा, उसको मेमोराइज कर लेगा। फ्यूचर में कभी भी हमारे कंपोनेंट लोड होता है तब हमारा जो ये यहाँ पर टेस्ट फंक्शन है
जो कि यूज कॉल बैक को यूज कर रहा है, इसके अंदर सब कुछ स्टोर है पहले से ही। तो ये उसी कोड को अपनी मेमोरी से निकालकर यहाँ पर डाल देता है। मतलब कि कोड को दोबारा से रन नहीं करना पड़ता, ना क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि वो पहले से मेमोरी के अंदर क्रिएटेड है। इसके अंदर सेकंड पैरामीटर आता है डिपेंडेंसी एरे। ये सेकंड पैरामीटर भी डालना जरूरी होता है। अगर हम इसके अंदर एम्प्टी एरे पास कर देते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो हमारे ये कॉलबैक फंक्शन है, जो हमने यूज कॉलबैक से बनाया, ये वन ही टाइम लोड होगा। मतलब कि जैसे ही हमारा कंपोनेंट फर्स्ट टाइम लोड होगा तभी ये फंक्शन वन टाइम ही क्रिएटेड होगा और ये मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगा। ऐसा हम तभी करते हैं अगर हमें मालूम है कि हमारे फंक्शन के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं हो रखा जहां पर किसी स्टेट वेरिएबल से या प्रॉप की वैल्यू से चेंज होने पे उसके अंदर कोड को दोबारा रीरन करना है, तभी हम यहां पर एम्प्टी एरे पास कर देते हैं। दूसरा, हम यहां पर डिपेंडेंसी एरे के अंदर स्टेट वेरिएबल्स की वैल्यू पास कर सकते हैं, मतलब कि उनके नेम, जैसे काउंटर यहां पे पास कर दिया, या फिर प्रॉप के नेम भी यहां पर पास कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने यहां पर पास कर दिया काउंटर। अब मान लेते हैं हमारे इसी कंपोनेंट के अंदर 3-4 स्टेट वेरिएबल्स हैं और उसमें से एक स्टेट वेरिएबल है काउंटर, जिसका नेम मैंने यहां पर पास कर दिया। अब क्या होगा, फर्स्ट टाइम तो ये फंक्शन जो है हमारा चलेगा ही और ये स्टोर हो जाएगा टेस्ट नाम के इस वेरिएबल के अंदर। अब कभी भी किसी भी कंपोनेंट में अगर चेंज होगा सिर्फ काउंटर को छोड़ के, तब ये स्टोर्ड वैल्यू ही दिखाएगा। और जब कभी काउंटर की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि हमने डिपेंडेंसी एरे के अंदर पास कर दिया काउंटर, तो काउंटर की वैल्यू जब भी चेंज होगी तब ये फंक्शन दोबारा से रीरन होगा और रीरन होके दोबारा से टेस्ट नाम के इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ऐसा हम तभी करते हैं अगर इस फंक्शन के अंदर ये काउंटर नाम के वेरिएबल की कोई वैल्यू यूज हो रही है। तो हम चाहते हैं जब भी काउंटर की वैल्यू चेंज हो, जैसे स्टार्टिंग वैल्यू है 0, 0 से कभी 1 हो या 2 हो, तब ये फंक्शन दोबारा से रीरन हो जाए। बिल्कुल यही सेम काम हम प्रॉप्स के लिए भी कर सकते हैं। अगर प्रॉप्स की भी वैल्यू में कभी चेंज होता है जो इस कंपोनेंट के अंदर अगर हम यूज कर रहे हैं, तब भी हम इसको कोड को रीरन कर सकते हैं और इसको स्टोर कर सकते हैं टेस्ट नाम के इस वेरिएबल के अंदर। आप यहाँ पे नेम कुछ भी ले सकते हैं, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया है। अब देखते हैं इस तरह के कॉलबैक जो हमारा ये हुक है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इसका सबसे पहला और मेन बेनिफिट है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। देखिए, आपने देख लिया कि इसके अंदर जो हमारा स्टोर्ड पूरे फंक्शन का कोड होता है, बेशक वो 10 लाइनों का कोड है या 50 लाइनों का, 100 लाइनों का कोड है, वो दोबारा क्रिएट नहीं होता। तो यहीं से आपको पता लग रहा होगा कि इससे हमारी जो कंपोनेंट की परफॉर्मेंस है वो फास्ट हो जाएगी। और जैसे कंपोनेंट की परफॉर्मेंस फास्ट होगी तो इसका मतलब सीधा ही है कि हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस भी फास्ट है। इसका दूसरा मेन बेनिफिट है प्रिवेंटिंग अननेसेसरी री-रेंडर्स। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि अगर हम यहाँ पर यूज कॉलबैक की हेल्प से कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं और उसको पास कर देते हैं किसी चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, और चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर मान लेते हैं हम यूज कर रहे हैं रेक्ट मेमो को, जो हमने पिछली वीडियो में सीखा भी था। ये फंक्शन क्या करता है, ये चेक करता रहता है कि जो भी इसके अंदर प्रॉप्स की वैल्यू आ रही है उसमें कुछ चेंज हुआ है कि नहीं। तो ये रेक्ट मेमो का सीधा से लिंक बनेगा यूज कॉलबैक के साथ। ये ट्रैक करता रहता है जो भी इसके अंदर फंक्शन पास हुआ है, अगर वो यूज कॉलबैक फंक्शन है, अगर उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो ये पूरे चाइल्ड कंपोनेंट को री रेंडर नहीं करता, उसको री रेंडर से प्रिवेंट कर लेता है। इस वजह से भी हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रहती है। लास्ट मेन बेनिफिट है इसका स्टेबल फंक्शन प्रेफरेंस। मान लेते हैं कि हमारे कंपोनेंट के अंदर कुछ इस तरह से कोई दूसरा हुक यूज हो रहा है जिसका नाम है जैसे यूज इफेक्ट, जो हमारे पूरे कंपोनेंट के लोड होने के बाद चलता है। उसके अंदर अगर आप कोई ऐसा फंक्शन यूज कर रहे हैं जो आपने यूज कॉलबैक की हेल्प से बनाया, हम यूज इफेक्ट की वीडियो में देख चुके हैं। इसके अंदर हम टाइमर फंक्शन भी लगा सकते हैं और टाइमर के साथ अगर आपने उस फंक्शन को कॉल किया है जो आपने यूज कॉलबैक की हेल्प से बनाया, तो उसमें भी यहाँ पर परफॉर्मेंस काफी फास्ट रहेगी और ये उसको एज ए स्टेबल फंक्शन रेफरेंस करता है कि उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम यूज कॉलबैक को एक्चुअल में कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने अपना कोड एडिटर ओपन करके रखा है जिसका नाम है VS कोड, और यहाँ पर एक बेसिक रिएक्ट की इंस्टॉलेशन करी है जिसका नाम मैंने रखा है प्रोजेक्ट का यूज कॉलबैक। अब यहाँ पर अपने सोर्स फोल्डर के अंदर चलते हैं और यहाँ पर अपनी मेन फाइल ओपन करते हैं app.jsx। ये देखिए, अब इसके अंदर जो डिफॉल्ट कोड हुआ इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और जो रिटर्न हो रही है ये HTML, इसको भी सबको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए, इस फाइल को सेव कर देता हूँ। तो ये हमारा मेन कंपोनेंट है ऐप, जो रिटर्न करेगा किसी दूसरे कंपोनेंट को। अब यहाँ पर हम दूसरा कंपोनेंट भी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सोर्स फोल्डर के अंदर जाकर एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ जिसका नाम ही मैं रख रहा हूँ काउंटर। ये देखिए, counter.jsx। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं बेसिक जो हमारे कंपोनेंट का कोड होता है वो लिख लेता हूँ। ये देखिए, ये मैंने फंक्शन बना लिया काउंटर नाम से जो रिटर्न भी कर रहा है। यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट भी कर रखा है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट काउंटर से। अब ये रिटर्न कर रही है HTML, इसको भी हम चेंज करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर ऊपर क्या करता हूँ, यहाँ पर
सबसे पहले तो मैं एक स्टेट वेरिएबल बनाना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा यूज स्टेट को, और इसी के साथ मैं यहां पर जो मेन हुक यूज करने वाला हूं इस वीडियो का, जिसका नाम है यूज कॉल बैक। ये देखिए, अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहां पर एक स्टेट वेरिएबल बना लेता हूं काउंट नाम से। ये देखिए, अब मैं यहां पर क्या करना चाहता हूं, मैं यहां पर सबसे पहले आपको रिटर्न में इसको प्रिंट करता हूं, किसको, काउंट की वैल्यू को। उसके लिए मैं यहां पर एक हेडिंग ले लेता हूं, और हमारे स्टेट वेरिएबल का नाम क्या है, काउंट। ये देखिए, मैंने इसको यहां पर प्रिंट कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि यूजर इसे यहां पर चेंज भी कर सके, उसके लिए मैं यहां पर एक बटन बना लेता हूं। इसी के क्लिक पर मुझे काउंट की वैल्यू को चेंज करना है, मतलब कि उसको इंक्रीमेंट करना है। तो इसके लिए मैं यहां पर लिख देता हूं इंक्रीज, और ये कर कैसे पाएगा, उसके लिए मैं यहां पर इवेंट लगाता हूं ऑन क्लिक। इस क्लिक पर यहां पर मुझे एक फंक्शन कॉल करना है, जहां पर मैं इसको इंक्रीमेंट करने वाला हूं। ये देखिए, इसका नाम ही होगा इंक्रीमेंट। इस फंक्शन को मैं यहां पर क्रिएट कर लेता हूं। इस फंक्शन के अंदर ही मैं यहां पर काउंट की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करना चाहता हूं। तो आपको मालूम है, इसकी वैल्यू में अगर मुझे कभी भी चेंज करना है तो मैं इस सेटर फंक्शन का यूज करता हूं। तो यहां पर मैं इसे कॉल कर लेंगे सेट काउंट को, और इसके अंदर मैं क्या कहूंगा, जो भी इसकी प्रीवियस वैल्यू थी किसकी, काउंट की, उसके लिए मैं यहां पर एक वेरिएबल ले लेता हूं प्रेव नाम से। प्रेव मतलब प्रीवियस। यहां पर मैं एरो फंक्शन बना रहा हूं, और जो भी वैल्यू आई है उसी में को +1 करके इसको रिटर्न कर देना है। तो यहां पर मैं प्राइव ही लिख लेता हूं। ये देखिए, तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये इसको +1 करके दोबारा से इसको रिटर्न करेगा सेट काउंट को, और जैसे ही ये क्या करेगा, इसका मेन काम ही यही होता है, जो भी काउंट है जिसके लिए बना हुआ ये, उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देता है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अभी क्या होगा, ये मैंने विदाउट कॉल बैक फंक्शन से बनाया। तो जैसे जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली पूरा जो काउंटर ये हमारा कंपोनेंट है, ये दोबारा से री रेंडर होगा। पहली लाइन से हर चीज दोबारा चलेगी, तो ये फंक्शन बार बार क्रिएट होगा। जबकि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर एक बार हम कोड कर चुके हैं, उसमें मुझे कुछ भी और चेंज नहीं करना। ये फंक्शन अपना काम करता ही रहेगा, मगर ये बार बार ये क्रिएट हो रहा है। इसी की सोल्यूशन के लिए हम यूज करने वाले हैं यूज कॉल बैक को। पहले मैं आपको विदाउट कॉल बैक दिखा रहा हूं। तो यहां पर मैंने टर्मिनल को ओपन किया, और यहां पर अपनी कमांड लिखता हूं npm run dev। ये देखिए, मैं यहां पर कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूं, यहां पर कुछ भी नहीं आ रहा। एक्चुअल में हमने ये फंक्शन तो बना लिया है, इसको एक्सपोर्ट भी कर दिया, मगर इसको कहीं यूज नहीं किया। तो यहां पर मेन जो हमारा कोड चल रहा है वो ऐप से चल रहा है। तो यहां पर मैं इसे इंक्लूड कर लेता हूं। तो यहां पर मैं लिखता हूं काउंटर, जो हमारे कंपोनेंट का नाम है। यहां पर मैं क्लिक करता हूं, और देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो इसने इंपोर्ट की लाइन अपने आप से ऊपर लिख दी है। अगर आपके केस में ऐसा नहीं आ रहा तो आप इसे मैनुअली भी लिख सकते हैं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, और ये देखिए, यहां पर ये वर्टिकली सेंटर में आ रहा है, और यहां पर ये बटन भी आ गया। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए जैसे जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं तो ये काउंटर बढ़ रहा है, मगर हो क्या रहा है, यहां पर जो हमारा ये फंक्शन है जिसका नाम है इंक्रीमेंट, ये हर बार राइट हो रहा है इसी कंपोनेंट के अंदर। अभी तो सिर्फ इसमें एक ही लाइन लिखी है, अगर इसमें होंगी 10, 20, 50 लाइनें तब इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। और हर बार जब भी काउंटर नाम का ये हमारा कंपोनेंट है रीलोड होगा, तब ये बार बार ये फंक्शन भी क्रिएट होगा। मैं नहीं चाहता ये बार बार क्रिएट हो, तो इसके लिए मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, जो भी हमारे ये पूरा फंक्शन है इसको मैं पास कर दूंगा अपने हुक के अंदर, जिसका नाम है यूज कॉल बैक, जिसके लिए मैंने ऊपर इंक्लूड भी कर रखा है। पहले आपको इसे ऊपर इंक्लूड ही करना है, ये होगी राउंड बेसिस, और इसी के अंदर मैं अपना कोड पेस्ट कर देता हूं। ये देखिए, अब यहां पर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो सबसे पहला पैरामीटर होता है वो होता है फंक्शन। तो ये पूरा फंक्शन मैंने इस पे पास कर दिया। इसके बाद यहां पर आता है डिपेंडेंसी एरे। तो यहां पर मैं एम्प्टी एरे पास कर देता हूं। इसका मतलब क्या है, जब ये हमारा कंपोनेंट फर्स्ट टाइम लोड होगा तब ये फंक्शन भी यहां पर क्रिएट होगा, और ये सिर्फ एक ही बार चलेगा, और जो भी इसके अंदर कोड लिखा हो वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब बाद में कभी भी काउंटर को हम रीलोड करते हैं अगर, तब इंक्रीमेंट के अंदर जो ये पूरा कोड है ये दोबारा से कभी राइट नहीं होगा, ये मेमोरी में से उठाकर इसको यहीं पर डाल देगा। कौन, यूज कॉल बैक फंक्शन। तो यहां पर मैं फाइल को सेव करता हूं। एक काम और कर देता हूं, जो हमारी मेन डॉट जेएसएस है इसमें यहां पर ये सीएसएस की फाइल है, इसको भी मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। देखिए मैं यहां पर ब्राउजर में आया, अब यहां पर मैं देखिए बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जब मैं क्लिक कर रहा हूं इस पे, मगर जो यहां पर ये इसको इंक्रीमेंट करने वाला फंक्शन है वो सिर्फ एक ही बार बना है। उसको कॉल जितनी बार मर्जी करना चाहे वो कर सकते हैं, वो अपना काम करता रहेगा, मगर वो बार बार क्रिएट नहीं होगा।
कहां पर, हमारे इस एरिया पर जाकर, क्योंकि एक बार ये क्रिएट हो चुका है मेमोरी के अंदर। अब ये मेमोरी में से उठाकर वही कोड एग्जैक्ट यहां पर डाल देता है। अब इसके बाद मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल बताता हूं जिसके अंदर मैं पेरेंट और चाइल्ड को लेकर चलूंगा। तो मैं इस पूरे कोड को ही कॉपी कर लेता हूं यहां से, और यहां पर सोर्स में दो कंपोनेंट्स बनाता हूं। एक का नाम रखता हूं पेरेंट और एक का नाम रखता हूं चाइल्ड। सबसे पहले हम चलते हैं पेरेंट में। अब जो कोड मैंने यहां पर किया हुआ था यही कोड मैं पेरेंट के अंदर पेस्ट कर देता हूं, ये देखिए। और यहां पर अपने कंपोनेंट का नाम चेंज कर देता हूं पेरेंट। यही सेम नेम मैं नीचे जाकर यहां पर एक्सपोर्ट भी कर देता हूं। ये काम हो चुका है। अब यहां पर भी मेरे को यूज स्टेट और यूज कॉलबैक का ही यूज करना है, वो मैं कर चुका हूं। यहां पर भी हमारा ये काउंट नाम का ही स्टेट वेरिएबल बनेगा। अब इस फंक्शन का जो मैंने नाम पहले रखा था इंक्रीमेंट, इसको मैं हटा देता हूं। इसका नाम जस्ट मैं रख देता हूं हैंडल क्लिक। आप जो भी नाम रखना चाहें वो रख सकते हैं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। अब इसके अंदर हम कुछ इंक्रीमेंट नहीं कर रहे, बस यहां पर कंसोल में प्रिंट कर देते हैं बटन क्लिक, कि बटन पर क्लिक हुआ है। ये देखिए, अब जो ये मेरा यूज कॉलबैक फंक्शन है यहां पर भी मैंने एम्प्टी एरे पास कर दिया है। मतलब कि जब फर्स्ट टाइम ये पेरेंट लोड होगा तो ये परमानेंटली जो ये पूरा कॉलबैक का ये पूरा कोड है ये परमानेंटली सेव हो जाएगा हैंडल क्लिक नाम के इस वेरिएबल के अंदर, जो कि खुद ही एक फंक्शन है। अब यहां पर हमने लिखा हुआ काउंट, और काउंट में मैं अब यहां पर कुछ भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट अभी यहां नहीं कर रहा हूं, इसको मैं यहां पर कर देता हूं। तो यहां पर मैंने कॉलबैक फंक्शन बनाया। अब मेरे को मालूम है कि अगर मुझे इसको वैल्यू को चेंज करना है तो मैं इसी फंक्शन का यूज करता हूं, सेट काउंट का। तो इसके अंदर क्या करता हूं, जो भी काउंट की एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसमें +1 कर देता हूं। ये देखिए, तो ये भी मेरा काम हो गया। अब इसी के साथ क्या होगा, मैं यहां पर चाइल्ड कंपोनेंट को भी कॉल करना चाहता हूं। ये मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है, पहले इसका कोड कर लेता हूं, फिर इसको यहां पर पेरेंट में जाकर इंक्लूड कर लूंगा। यहां पर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं ऊपर इंपोर्ट कर लेता हूं रिएक्ट को। ये देखिए, इसको मैंने क्यों इंपोर्ट किया, क्योंकि मैं इसका मेमो नाम का जो मेथड है उसको यूज करना चाहता हूं। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक फंक्शन बना लेता हूं जिसका नाम ही रख देता हूं चाइल्ड, क्योंकि हमारा यही कंपोनेंट है। ये देखिए, अब देखिए मैं चाहता हूं कि जब भी चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल करे पेरेंट, तो यहां पर क्या करेगा, वो सेंड करेगा। क्या सेंड करेगा, इस पूरे फंक्शन को, कॉल बैक को। तो उसके लिए मैं यहीं पर इसे कॉल भी कर लेता हूं चाइल्ड, और यहां पर क्या है, एक प्रॉप बना लेता हूं, उसका नाम ही रख देता हूं जैसे क्लिक, और इसके अंदर पास कर देता हूं अपना फंक्शन। ये देखिए, ये चाइल्ड को मेरे को ऊपर इंपोर्ट भी करना है, तो इसको यहां से इंपोर्ट भी कर लेता हूं। इंपोर्ट करने से पहले मेरे को इसे यहां पर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहां पर इसे एक्सपोर्ट कर लेता हूं। ये देखिए, तो मैं यहां पर इसे इंपोर्ट कर रहा हूं। ये देखिए, पेरेंट में मैंने इस चाइल्ड को इंपोर्ट कर लिया ताकि मैं इसे यहां पर कॉल कर सकूं। अब जब मैं इसे कॉल कर रहा हूं तो पूरा का पूरा जो ये फंक्शन है जो मैंने यूज कॉलबैक से बनाया, इसको यहां पर एज ए रेफरेंस पास कर दिया। अब जब मैं इधर आऊंगा तो यहां पर एज ए प्रॉप इसे यहां पर यूज भी करना पड़ेगा। तो यहां पर मेरे को कौन सा प्रॉप मिल रहा है, उसका नाम मैंने रखा था क्लिक। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, ये हम प्रॉप की वीडियो में देख चुके हैं। ये देखिए क्लिक। अब यहां से क्लिक के अंदर मेरे को पूरा का पूरा फंक्शन मिल रहा है जिसको मैं यहां पर यूज करने वाला हूं। तो यहां पर सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर कंसोल में प्रिंट कर देता हूं कि चाइल्ड री रेंडर, जिससे मुझे पता भी लग जाए कि चाइल्ड जो वो री रेंडर हो रहा है कि नहीं। ये देखिए यहां पर, अब जब जब चाइल्ड कॉल होगा तो ये कंसोल में प्रिंट भी कर देगा चाइल्ड री रेंडर्ड। अब जब फंक्शन पूरा ये मेरे को मिल गया तो यहां पर भी मैं एक बटन बना लेता हूं जिसके क्लिक पर मैं इसे कॉल करूंगा। तो ये पूरा मेरा जो चाइल्ड कंपोनेंट है ये रिटर्न करेगा एक बटन को। इसके अंदर मैंने लिख दिया चाइल्ड बटन, और यहां पर क्या करना है, मुझे ऑन क्लिक पर किसे कॉल करना है, जो भी मेरा ये फंक्शन बन रहा है। इस फंक्शन का नाम क्या है, क्लिक। ये देखिए, ये प्रॉप है बेसिकली, प्रॉप को मैंने यहां पे पास कर दिया। इस प्रॉप के अंदर पूरा का पूरा एक फंक्शन पास हो रखा है जिसका नाम क्या है, हैंडल क्लिक। तो वही चाइल्ड कंपोनेंट से भी कॉल हो जाएगा। जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये फंक्शन बना हुआ है पेरेंट कंपोनेंट के अंदर, तो वहां पर भी कॉल हो जाएगा। अब देखिए, जैसे मैंने ऊपर रेक्ट को यहां पर इंक्लूड किया, तो हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि जो भी चाइल्ड कंपोनेंट होता है, अगर हम चाहते हैं कि वो अपने आप से डिटेक्ट कर ले कि इसके प्रॉप की जो वैल्यू है उसमें कुछ चेंज हुआ है कि नहीं, तो उसके लिए हम rect.memo को यूज करते हैं। तो उसके लिए जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम ये पूरा का पूरा फंक्शन ही rect.memo के अंदर पास कर देते हैं। तो हम उस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैं आपको एक दूसरा तरीका बता रहा हूं,
उसके लिए हम यहां पे क्या करेंगे, यहीं पर यूज कर लेंगे रेक्ट मेमो को, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया चाइल्ड को। ये देखिए, अब यहां पर भी मैं इसे एक्सपोर्ट ही कर रहा हूं मगर मेमो के साथ, और जब मैं इसे पेरेंट में इंक्लूड करूंगा, देखिए मैंने इसे ऊपर इंपोर्ट भी कर रखा है, तो जब भी यहां पर एज ए रेफरेंस ये हैंडल क्लिक फंक्शन पास कर रहा हूं, तो चाइल्ड चेक करता रहेगा यहां पर कि इसकी प्रॉप की इस वैल्यू में चेंज हुआ है कि नहीं। देखिए यहां पर ये एक ही बार जब चला था तभी इसके अंदर ये कोड आया था, उसके बाद इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि ये इसको जो हैंडल क्लिक है ये इसको अपनी मेमोरी से ही इसको रिटर्न कर रहा है। तो यहां पर जो हमारा ये यूज मेमो है, देखिए रेक डॉट मेमो, इसको पता लग जाएगा कि इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। तो जब इसके अंदर कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, तो हमारा ये पूरा जो चाइल्ड कंपोनेंट है ये भी रीलोड नहीं होगा, ये री रेंडर नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर पेरेंट कंपोनेंट को यहां से सेंड करूंगा, इसको कमेंट कर देता हूं और यहां लिखता हूं पेरेंट। मैं इस पर क्लिक करता हूं तो देखिए इसने अपने आप से इसे ऊपर इंपोर्ट कर लिया है। मैं काउंटर वाली लाइन को यहां पर कमेंट कर देता हूं। ये देखिए फाइल को मैंने सेव किया, ये देखिए यहां पर ही मेरा पेज लोड हो चुका है जिसमें 2 बटन आ रहे हैं। एक तो इंक्रीज का बटन है, ये कहां से आ रहा है, ये पेरेंट से आ रहा है। मैं इसका नाम ही चेंज कर देता हूं, पेरेंट बटन। तो यहां पर ये देखिए, तो यहां पर भी सेम ही बटन है, बिल्कुल ऐसे ही बटन मैंने यहां पर भी बनाया चाइल्ड के अंदर, मगर चाइल्ड के अंदर जो बटन है वो क्लिक को कॉल कर रहा है और ये यहां पर सेट काउंट कर रहा है। अब देखिए जब मैं पेरेंट वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो पूरा का पूरा ये कंपोनेंट लोड होगा। अब इसके अंदर ये फंक्शन भी लोड होना चाहिए, मगर ये लोड सिर्फ एक ही बार हो चुका है। जब फर्स्ट टाइम कंपोनेंट लोड हुआ था तो ये मेमोरी में से उठाकर ये दिखा देगा इसी कोड को, मगर ये पूरे कंपोनेंट लोड हो रहा है तब ये चाइल्ड भी अपने आप कॉल हो जाएगा। मगर हमने वहां पर यूज किया हुआ रेक्ट मेमो को, तो रेक्ट मेमो चेक कर लेता है कि इस फंक्शन के अंदर कुछ चेंज हुआ है कि नहीं। तो ये तो मेमोरी में से ही आ रहा है, तो हमारा ये पूरा जो चाइल्ड कंपोनेंट ये भी सिर्फ एक ही बार रेंडर होगा, मतलब कि फर्स्ट टाइम, उसके बाद दोबारा ये भी रेंडर नहीं होगा। मैं आपको चेक कराता हूं। तो यहां पर सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर कंसोल को ओपन कर लेता हूं। ये देखिए मैं एक बार क्लियर करके दोबारा से लोड करता हूं। ये देखिए, अब देखिए चाइल्ड कंपोनेंट यहां पर लोड हुआ है, क्योंकि पेरेंट लोड हुआ उसी के साथ हमने चाइल्ड को भी कॉल किया था, तो ये भी लोड हो गया। अब देखिए जब जब मैं पेरेंट पे क्लिक करूंगा तो देखिए नंबर बढ़ रहा है, मतलब कि ये कंपोनेंट लोड हो रहा है, मगर इसके साथ चाइल्ड लोड नहीं हो रहा। मैं चाइल्ड पे क्लिक करता हूं तो देखिए उसके अंदर का कोड भी चल रहा है, मगर जब मैं पेरेंट पे क्लिक कर रहा हूं तो चाइल्ड लोड नहीं हो रहा दोबारा से। और अगर मैं यहां पर जाकर ये रेक्ट मेमो को हटा देता हूं, अब क्या होगा, अब जब जब पेरेंट लोड होगा तो चाइल्ड भी लोड होगा। देखिए मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश करता हूं, देखिए फर्स्ट टाइम चाइल्ड लोड हुआ। अब जब भी मैं पेरेंट पे क्लिक करूंगा तो देखिए चाइल्ड दोबारा से रेंडर हो रहा है। तो मैंने 5 बार इस पे क्लिक किया तो देखिए 5 बार यहां पर आ गया चाइल्ड रेंडर। इसके अंदर का कोड भी सेम ही है। तो हम नहीं चाहते कि जब हमने पेरेंट को यहां पर री रेंडर किया तो चाइल्ड री रेंडर हो। उसी वजह से हम यहां पर यूज कर सकते हैं रेक्ट मेमो को। रेक्ट मेमो क्या करता है, वो चेक करता है जो भी इसके अंदर फंक्शन कॉल हो रहा है क्या वो यूज कॉलबैक को यूज कर रहा है या फिर यूज मेमो को, जो हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। तो वो समझ आता है कि उसकी वैल्यू में कुछ चेंज हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ होगा तो ये फंक्शन बता ही देता है कि इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो रेक्ट मेमो इस पूरे कंपोनेंट को रीलोड नहीं करता, ये सिर्फ एक ही बार लोड होगा जब भी पेरेंट लोड होगा, उसके बाद ये दोबारा लोड नहीं होगा। तो देखिए मैं यहां पर आया, फाइल को एक बार रिफ्रेश करता हूं। अब देखिए फर्स्ट टाइम चाइल्ड लोड हुआ, अब दोबारा ये लोड नहीं होगा, क्योंकि हम इसके साथ यूज कॉलबैक के साथ रेक्ट मेमो को यूज कर रहे हैं। इसका अपना कोड भी चल रहा है जो चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर है। देखिए बटन क्लिक बार बार प्रिंट हो चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि जब भी काउंट की वैल्यू चेंज हो तब इसके अंदर का कोड दोबारा से रन हो, मान लेते हैं कि आपने पेरेंट के अंदर 3-4 इस तरह से स्टेट वेरिएबल बना रखे हैं और किसी एक स्पेसिफिक स्टेट वेरिएबल का नेम आप यहां पर पास करना चाहते हैं, तो कहां करेंगे, इस डिपेंडेंसी एरे के अंदर। यहां पर आप स्टेट वेरिएबल का नेम भी पास कर सकते हैं या प्रॉप का नेम भी पास कर सकते हैं। तो अभी तो पेरेंट के अंदर कोई प्रॉप नहीं है, सिर्फ स्टेट वेरिएबल है, एक ही हमने बना रखा है काउंट। देखिए मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश करता हूं। अब देखिए फर्स्ट टाइम चाइल्ड लोड हुआ, मगर अब जब भी मैं पेरेंट कंपोनेंट को लोड करूंगा तो ये क्या करता है, ये काउंट की वैल्यू को चेंज करता है। अब जब भी काउंट की वैल्यू चेंज होगी तो हमारे जो फंक्शन है उसका कोड भी दोबारा से रीरन होगा, मतलब कि दोबारा से रिक्रिएट होगा
और इसका मतलब चाइल्ड कंपोनेंट भी दोबारा से लोड हो जाएगा। ये देखिए, मैं इस पर क्लिक करता हूं, देखिए दोबारा से चाइल्ड रीरेंडर हो रहा है। हर बार जब भी बटन पे क्लिक कर रहा हूं तब चाइल्ड रीरेंडर हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने इसके अंदर पास कर दिया जब भी काउंट की वैल्यू चेंज हो तब ये पूरा का पूरा कोड इस फंक्शन के अंदर दोबारा से रिक्रिएट करना है और इसके अंदर स्टोर कर देना है। अगर हम यहीं पर किसी और स्टेट वेरिएबल में चेंज करें, मान लेते हैं यहाँ पर 3-4 स्टेट वेरिएबल है, उनमें से किसी में चेंज करेंगे तब ये पूरा फंक्शन रिक्रिएट नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ डिपेंड करता है काउंट पे। इसका एक एक्चुअल लाइफ यूज केस भी बता देता हूं। हम इस तरह के फंक्शन के अंदर एपीआई कॉल कर सकते हैं। मान लेते हैं जैसे कोई यूजर्स का डाटा हम फैच करके ला रहे हैं और उसको चाइल्ड कंपोनेंट को सेंड कर रहे हैं ताकि वो वहां पर एक लूप चलाकर हम उसमें प्रिंट कर सके सारे यूजर्स की डिटेल को। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर एम्प्टी कर सकते हैं। इसका मतलब होगा कि जब ये पेरेंट कंपोनेंट फर्स्ट टाइम लोड होगा सिर्फ एक ही बार एपीआई की कॉल जाएगी। अब जब पेरेंट रीलोड होगा, जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तब चाइल्ड कंपोनेंट जो है वो एपीआई की कॉल की रिक्वेस्ट दोबारा नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी वही डाटा है जो हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पर लोड किया था एपीआई से। उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। जब कभी यूजर में हम चेंज करेंगे तो फ्यूचर में उसको रिलोड कर सकते हैं। तो यही था हमारा इस वीडियो का ट्यूटोरियल, जहां पे आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम यूज कॉलबैक को यूज करते हैं। इसका मेन काम होता है परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना, ताकि हमारा कंपोनेंट जो है बार बार इस तरह के फंक्शन को रिक्रिएट मत करे, और जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो भी बार बार कैसे रीरेंडर ना हो। यहाँ पर एक चीज मैं और भी बताना चाहता हूँ, इस तरह के जो हम यूज कॉलबैक हुक को यूज करके फंक्शन बनाते हैं ये बहुत ज्यादा भी नहीं बनाने चाहिए। इनका यूज बहुत ज्यादा भी नहीं करना चाहिए अपने प्रोजेक्ट के अंदर। बहुत ज्यादा यूज करने से भी ये आपके कोड को स्लो कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल ये मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं। अगर यूजर की जो आपकी वेबसाइट को ओपन कर रहा है उसकी रैम कम है तो वहां पर आपकी जो ये वेबसाइट है उसके पास तो स्लो ही खुलेगी। इस वीडियो का जितना भी कोड है ये आपको हमारी गिटहब की रिपोजिटरी से मिल जाएगा, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।